बच्चों, आज हम लोग क्लास 8th हिस्ट्री में लेसन 3 पढ़ेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या आर्थिक व्यवस्थाएं थीं, क्या सिस्टम था इकोनॉमिक का ईस्ट इंडिया कंपनी में, देखते हैं। इन इंडिया, भारत में अंडर द ब्रिटिश रूल्स के अंदर में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस अंडरवेंट सेवरल चेंजेस, कई प्रकार के बहुत से चेंजेस आए। द ब्रिटिश एफ्लेक्टेड द फार्मिंग कम्युनिटीज़ विथ वेरियस रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसीज़। ब्रिटिश ने यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे करों की व्यवस्था की। कहाँ पे? फार्मिंग यानी किसानों के ऊपर। दे लॉस्ट देयर लैंड बिकॉज ऑफ इंडेप्टेडनेस एंड रेवेन्यू, वे अपनी ज़मीनें खो दिए अधिक करों के कारण। द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश हेल्प देम टू बियर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। पॉलिटिकल कंट्रोल जो था ब्रिटिश का ऑफ ब्रिटिश हेल्प मदद की उनकी टू बियर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, किसमें? अपनी ज़रूरत, अपने प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनकी मदद की। Earlier, the company had to bear all the expenses of the administration, but now this burden was unloaded on the Indian by way of various economic policy aimed at maximizing the company revenue. क्या कह रहा है बच्चों? Earlier, पहले क्या था? The company had to bear all the expenses of the administration. सारे एक्सपेंसेस अपने आप से दिया करती थी, बट लेकिन नाउ दिस बर्डन, अब ये जो बर्डन था किसके ऊपर हो गया? इंडियंस के ऊपर हो गया। इससे क्या हुआ? वे ऑफ वेरियस इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी एम्ड थी, उनका क्या लक्ष्य क्या रह गया? मैक्सिमाइजिंग द कंपनीज रेवेन्यूज़, उनको कंपनी में रेवेन्यूज़ चाहिए था। ठीक है। द पॉलिसीज़ वर ब्रॉट आउट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1793 एंड 1857। जो पॉलिसी आई है प्रकाश में सामने आई है, ये 1793 एंड 1857 के बीच में हुआ है, जो भी हुआ है। सम ऑफ द पॉलिसीज ब्रॉट न्यू नॉलेज इन दिस फील्ड, कुछ पॉलिसीज तो नई नई जानकारियाँ दी हैं इस फील्ड में, बट मेनली दे ओनली हेरल्ड प्रॉफिट फॉर ब्रिटिश कंपनी इकोनॉमिक। लेकिन अधिकांशता में क्या है? ब्रिटिश पॉलिसी का ही प्रॉफिट हो रहा था, ब्रिटिश का ही फ़ायदा हो रहा था। नो बेनिफिट टू द इंडियन सोसाइटी इकोनॉमिक एंड ट्रेड, भारतीय लोगों के ना समाज में कोई फ़ायदा था, ना अर्थव्यवस्था में, ना ही व्यापार में कोई फ़ायदा था। द जमींदार्स हैड लॉस्ट देयर ज़मीन, जो जमींदार थे उस समय के वो अपनी ज़मीनें खो दे रहे थे। लैंड एंड द पावर्स इज इंटिल्ड, लैंड्स भी जा रही थी, उनकी शक्तियाँ भी ख़त्म हो रही थी। फार्मर्स हैड सफ़र्ड बिकॉज दे वर फोर्स्ड टू पे हैवी टैक्सेस, फार्मर बहुत ही परेशानी से अपना जीवन यापन कर रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत अधिक मात्रा में कर देना पड़ रहा था। द क्राफ्ट पर्सन हैड नो मार्केट फॉर देयर गुड्स, क्राफ्ट पर्सन जो थे, जो हस्तशिल्प वाले थे, उनके पास कोई व्यापार नहीं था, अपने सामान के लिए कोई स्थान नहीं था कहाँ अपना सामान बेचें। दे वर एक्सप्लॉयटेड एंड फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स एट वेरी लो कॉस्ट, उनका शोषण किया जा रहा था कि वो अपना सामान कम दामों पर बेचें हमें। बर फॉरेन गुड्स एंजॉयड गुड मार्केट, बट फॉरेन जो फॉरेनर थे, विदेशी थे, वो अपने सामान को बेचकर मार्केट में उनका बहुत अच्छा हो गया था, वो अपने सामान को मार्केट में बेच रहे थे और खूब मज़े ले रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं तो इंडियन स्पाइसी जो थे, सैनिक जो थे, वर ऑल्सो बीइंग ट्रीटेड बैडली, बहुत इनके साथ बहुत बुरी तरीके से व्यवहार हो रहा था। एंड वर बिटर विथ देयर ब्रिटिश ऑफिसर, और बड़ी कटु निंदा की जाती थी, आलोचना की जाती थी और बहुत सारे अत्याचार होते थे इंडियन आर्मी के ऊपर। ऑल दीज पीपल फाउंड वेरियस मीन्स, सारे लोगों ने निकाला एक बहुत सारे चीज़ों को ढूंढना शुरू किया, खोजना शुरू, एंड वेज टू एक्सप्रेस देयर रिसेंटमेंट एंड एंगर इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्ट एंड प्रोटेस्ट मार्चेस, और उन्होंने क्या किया? रिवॉल्ट किया, आंदोलन किया, मार्चेस निकाले, यानी अपने प्रोटेक्शंस के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कई सारे लड़ाइयाँ लड़ी, कई सारी चीज़ें की। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में और विशेष पढ़ेंगे।
द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अंडर द ब्रिटिश, क्या थी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी? ज़मीनों पे से जो कर वसूले जा रहे थे वो पॉलिसीज़ क्या थी ब्रिटिश शासन में? ऑन इंडियन लैंड, भारतीय ज़मीनों पर। एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ ब्रिटिश, जब ब्रिटिश भारत में आए थे उस समय की बात है। द रूरल इकोनॉमी वॉज वेल सर्व्ड बाय इंडिपेंडेंट सोर्सेज, रूरल जो गांव की ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी बहुत अच्छी थी क्योंकि वह स्वतंत्र अपने संसाधनों का खुद ही उपज करते थे। द विलेजेस यूज्ड टू मैन्युफैक्चर्स और प्रोड्यूस द गुड्स दैट दे आर रिक्वायर्ड, विलेजर्स जो थे ग्रामीण जो थे वो अपने मैन्युफैक्चर्स खुद करते थे, प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस करते थे, उपज करते थे अपने सामानों की, जो उन्हें खाना रहता जो उन्हें बनाना रहता था खुद ही बनाते थे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। दे नेवर नीडेड टू ट्रेड और एक्सचेंज गुड विद अदर प्लेसेस, उनको आवश्यकता ही कभी नहीं पड़ती थी कि अपने सामानों को दूसरे स्थान पर भेजा जाए या दूसरे स्थान से अपने सामान को लाया जाए। द पंचायत, वहाँ की जो पंचायत थी एट द विलेज लेवल, ग्रामीण स्तर की जो पंचायतें थी लेवल, सर्व्ड एज अ जुडिशियल बॉडी टू सॉल्व माइनर प्रॉब्लम, छोटे मोटे मुद्दे को तो वहाँ की पंचायतें सॉल्व कर लिया करती थी, यानी राजा महाराजाओं के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। छोटे छोटे जो पंचायत रहते थे, ग्राम में सरपंच वगैरह रहते थे, वही इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया करते थे। मोस्ट फार्मर्स ऑन द पीसेस ऑफ लैंड दे कल्टिवेटेड एंड नेवर फियर्ड लॉजिंग इट टू एनी वन एल्स, बहुत सारे किसान जो थे वो क्या करते थे, अपनी ज़मीनों पर खेतीबाड़ी किया करते थे और किसी से डरते भी नहीं थे। ये अंग्रेज़ों के पहले की बात है। दे वुड पे ए स्मॉल अमाउंट ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द गवर्नमेंट ऑफिसर, वो अपने उपज का, अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते थे। एंड इन केस ऑफ लेस प्रोडक्शन, या और यदि किसी कारण से प्रोडक्शन में कमी आ रही है, उपज में कमी आती थी, द रूलर्स, जो रूलर थे, वुड एब्सॉल्व और लेसन, सुनते थे, उनको ध्यान में रखते थे, पेबल रेवेन्यू, उसमें कंसेशन किया जाता था ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, के समय मुगल पीरियड। रेवेन्यू पेमेंट वर द ओनली, रेवेन्यू पेमेंट, जो रेवेन्यू जो कर का आय का माध्यम था, पेमेंट था, पैसा था, वर द ओनली वे दे हैड एनी कॉन्टेक्ट विद द रूलर, उनके लिए जो रूलर के कॉन्टेक्ट, शासक के कॉन्टेक्ट में हुआ करते थे, उन्हीं के लिए था। अब आप हम लोग देखते हैं द अराइवल ऑफ ब्रिटिश चेंज द होल रूरल एंड सोशल सिनेरियो, ब्रिटिश के आने से ही पूरा, चाहे वो ग्रामीण हो या सामाजिक हो, सारी चीज़ें ही बदल गईं। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ज़्यादा हावी हो गई भारतीयों पर कि वो डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट करने लगी। यही हुआ, विदेशी आए और भारत से डायरेक्ट अपना हुकूमत करने लगे। इसका कारण आगे बताया जाएगा। द रेवेन्यू वॉज नाउ टू बी पेड इन कैश एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश वॉज फिक्स्ड फॉर इट। रेवेन्यू का जो पैसा था वो कैश लिया जाता था और एक निश्चित अमाउंट फिक्स कर दी गई थी कि आपका फ़ायदा हो इधर नुकसान हो, आपको पेमेंट उतनी ही देनी है, उतना ही टैक्स आपको पे करना है। द कंपनी डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द occurrence of natural calamities and the farmers were forced to pay the amount due. The company did not take into account, कंपनी इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं दिया करती थी। मान लो कभी कोई प्राकृतिक आपदाएं आ गई हों तो कंपनी इस तरह का कोई भी लाभ नहीं देती थी, उनको कोई भी मुनाफा नहीं देती थी, किसी प्रकार की छूट नहीं देती थी। इसके अगेंस्ट क्या करती था, फार्मर वर फोर्स्ड, और फार्मर पे प्रेशर रहता था कि वो अपने अमाउंट को जल्दी से जल्दी जमा करें, नहीं तो क्या होता, उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती। मनी वॉज रिक्वायर्ड फॉर गवर्निंग एंड फॉर बैटल्स अगेंस्ट द रिबल्स। पैसे की आवश्यकता थी किसके लिए, गवर्निंग करने के लिए, हाँ, शासन करने के लिए, एंड बैटल फॉर अगेंस्ट द रिबल्स, और दूसरे लोगों से युद्ध करने के लिए उनको पैसे की हमेशा आवश्यकता रहती। किनको, कंपनी को। द कंपनी जनरेटेड दिस फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड, कंपनी ने कुछ नए तरीके बनाए रेवेन्यू कलेक्शन के। The English East India Company introduced 3 major revenue collection policies to facilitate the collection. तो कंपनी ने 3 मुख्य तरह के रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसीज बनाए, किन किन माध्यमों से, किन किन तरीकों से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए वो बनाया। These are, ये कुछ हैं इस तरह से। द परमानेंट सेटलमेंट, द परमानेंट सेटलमेंट था, रातवारी था और महलवारी था।
अब हम एक एक करके चलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट की तरफ चलते हैं। द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट वॉज पास्ड इन 1793 एंड इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ये 1793 में पास हुआ, और किसके द्वारा? बंगाल में। जब किसने इंट्रोड्यूस किया इसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप साइड में इनकी पिक भी देख रहे हैं, आपको साइड में पिक दिख रही है, ये है मिस्टर लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने ही परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था भारत में। आगे हम लोग देखते हैं, द सिस्टम वॉज ऑल्सो फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया। ये सिस्टम जो था परमानेंट सेटलमेंट का बहुत बड़े भाग में, नॉर्थ के उत्तर भारत के बहुत बड़े हिस्से में इसको लगाया गया था, जिसमें अवध था, आगरा था, जयपुर था एंड जोधपुर था। बिहार और उड़ीसा भी था। अकॉर्डिंग टू द परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी, परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी के अंतर्गत क्या था? जमींदार वॉज द ऑनर ऑफ द लैंड। जमींदार को लैंड का ऑनर बना दिया गया। द जमींदार्स कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ लैंड थ्रू डिफरेंट इंटरमीडिएट कलेक्टर्स। अब जमींदार क्या थे? रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग लोगों को नियुक्त कर दिया था उन्होंने भी कलेक्शन के लिए। एज अ रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ ऑफ सच प्रैक्टिस, इस तरीके से जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था, मल्टी लेवल रैंक ऑफ कलेक्टर्स अंडर द जमींदार वॉज क्रिएटेड। बहुत कई प्रकार के कलेक्टर्स को जोड़ लिया गया था कलेक्शन के लिए। तो ही वॉज सपोज टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू द कंपनी वंस इन अ ईयर। वो कंपनी को एक सर्टेन, एक निश्चित रुपया दिया करते थे हर साल, बाय अ गिवन डेट, उन्हीं की दी हुई डेट के अनुसार। इन केस ही कलेक्टेड मोर रेवेन्यू, अगर वो ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते थे देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, जितने अमाउंट से ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी ने निर्धारित किया था उससे अधिक अगर वो रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते थे, ही कुड कीप द एक्स्ट्रा अमाउंट, वो रख लेते थे एक्स्ट्रा अमाउंट। बट एट टाइम्स, लेकिन समय भी था, व्हेन द जमींदार वॉज अनेबल टू पे द रिक्वायर्ड अमाउंट, रेवेन्यू अमाउंट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि रेवेन्यू अमाउंट से कम अमाउंट आया, तो क्या करते थे? एट द फिक्स्ड पीरियड, उसी समय में द लैंड वुड गो इनटू द पोजीशन ऑफ डिफरेंट जमींदार। वो लैंड का जो सिस्टम था वो दूसरे को उत्तराधिकारी बना दिया जाता था, है ना, क्योंकि अंग्रेज किसी के भी सगे नहीं थे, वो किसी के भी सगे नहीं थे, तो वो ऐसा करते थे। अब हम लोग बात करते हैं रॉयतवारी, यानी कि इस समय तक परमानेंट सेटलमेंट थोड़ा सा डिफीट खा रहा था। अब हम देखते हैं रॉयतवारी सिस्टम में क्या था। द रॉयतवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन मद्रास प्रेसिडेंसी। ये मद्रास प्रेसिडेंसी में 1792 में इंट्रोड्यूस हुआ और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1870-1818 में इंट्रोड्यूस किया गया। द सिस्टम रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टी राइट ऑफ द पीजेंट और रायत ऑन लैंड। इसमें क्या था? इसमें जो रिकॉग्नाइज किया, पहचाना गया प्रॉस्पेरिटी को, एक सेकेंड, तो क्या कह रहे थे बच्चों? द सिस्टम रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टी राइट ऑफ द पीजेंट और रायट ऑन लैंड। इसमें क्या अधिकार था? जो मालिक थे जमीन के या पीजेंट थे, भूमिहीन किसान थे, वो उनकी लैंड को उनको ही दिया जाता था। द मेन पर्पस ऑफ दिस सिस्टम, इसका मुख्य उद्देश्य जो था इस तरीके का, वॉज टू रेगुलराइज रेवेन्यू एंड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीजेंट। रेवेन्यू रेगुलर आता रहे और जो पीजेंट की कंडीशन थी वो अच्छी रहे, इम्प्रूव हो, यानी ये एक तरह से अच्छा था। द रेवेन्यू इन रॉयतवारी सिस्टम वॉज फिक्स्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। 30 सालों के लिए ये जो रेवेन्यू का सिस्टम था, रेट था, वो बिल्कुल फिक्स था। कीपिंग इन माइंड द सॉइल क्वालिटी एंड क्रॉप वैल्यू, किसको देख करके? सॉइल क्वालिटी, वहाँ के उपज और वहाँ के क्रॉप वैल्यूज़ को देखते हुए अमाउंट फिक्स किया जाता था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज चार्जिंग 50% ऑफ नेट वैल्यू ऑफ क्रॉप एज पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चार्ज कर रही थी 50% नेट वैल्यू द क्रॉप एज पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी पूरी उपज का 50%
लेने के लिए बात थी, ये चल रहा था। द सिस्टम कवर्ड नियरली ऑल द साउथर्न स्टेट, ये पूरे साउथर्न स्टेट में फैला हुआ था, एंड मैनी वेस्टर्न स्टेट, और बहुत सारे वेस्टर्न स्टेट में भी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द एरवाइल सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रदेश तक ये सिस्टम फैला हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ये क्यों ख़त्म हुआ, इसकी भी चर्चा बाद में करते हैं। देखते हैं द महलवारी सिस्टम। इन 1833 द महलवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन द पंजाब। 1833 में पंजाब में महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखिए, आपका परमानेंट सेटलमेंट नॉर्थन में था और आपका राइटवारी सेटलमेंट जो था आपका किस तरफ था, ये आपका साउथर्न में था। ध्यान रखिएगा, नॉर्थन में था आपका परमानेंट सेटलमेंट और साउथर्न में था आपका साउथर्न और सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न्स में था आपका रायतवारी, और फिर क्या था आपका महलवारी सिस्टम जो था ये वेस्टर्न्स पार्ट में था। पंजाब आपका वेस्टर्न पार्ट्स है, वेस्टर्न के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है। In 1833, the Malwari system was introduced in the Punjab, the central province and part of northwestern province. Northwestern province में भी इनका था, प्रेजेंट में जिसको यूपी बोलते हैं, है ना। The rate of revenue was roughly half of the total. चलिए देखते हैं कहाँ थे हम लोग। The rate of revenue was roughly half of the total agriculture production. ये जो था बड़े ही जोर ज़बरदस्ती से आधा उपज का था सिस्टम, विच वॉज पहले वाला जो आधा था ये क्या था 50% नेट वैल्यू ऑफ द क्रॉप, नेट वैल्यू ऑफ द क्रॉप का था, इसमें उपज का ही आधा रख दिया गया था। ठीक है, विच वॉज सब्जेक्ट टू अ पीरियडिक रिवीजन। जो वहाँ के सब्जेक्ट थे, लोग थे, उनके अकॉर्डिंग 30% लैंड वॉज अंडर दिस सिस्टम। 30% लैंड इस सिस्टम के अंदर आती थी। द क्रेडिट ऑफ स्टार्टिंग दिस सिस्टम गोज टू जेम्स थॉमसन माउंट सटर। कौन थे इसका सिस्टम क्रेडिट जाता है इस सिस्टम को लागू करने का, कौन थे, जेम्स थॉमसन थे एंड माउंट सूरत एल्फिस्टन। ठीक है, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या था, रेवेन्यू वॉज डिटरमाइंड ऑन द बेसिक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ होल विलेज और महल, यानी महल का कई गाँव को जोड़ करके महल बनाया जाता था। महल एक प्लेस बना दिया जाता है, जैसे पंचायत होती है, नगर होते हैं, नगर निगम होता है। ठीक है, इससे कई गाँवों के कलेक्शन को महल बोलते हैं। तो रेवेन्यू वॉज डिटरमाइंड ऑन द बेसिक ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ होल विलेज, यानी पूरे विलेज के जो प्रोडक्शंस थे। दिस सिस्टम वॉज अ 2 टायर सिस्टम, ये 2 टायर सिस्टम थे, विद द होल विलेज आर एज ग्रुप ऑफ एंड इंडिविजुअली फ्रॉम द पीजेंट एज लैंड ओनर। क्या, विद द होल विलेज, पूरा गांव जो था एज ग्रुप, एक ग्रुप में था, इंडिविजुअली एक करके, फ्रॉम द पीजेंट एज लैंड ओनर, पीजेंट और लैंड ओनर थे इसमें। द ऑनरशिप, जो ऑनरशिप था, राइट ऑफ द लैंड वॉज विथ फार्मर्स। ऑनरशिप किसके पास था, फार्मर्स के पास। द पीजेंट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू बोथ इंडिविजुअली एंड ग्रुप में। दोनों तरह से पीजेंट ही जो थे वही सिस्टम के क्या थे, इंडिविजुअली एंड ग्रुप में पूरा उनको ही देनदारी थी, जवाबदेही थी कि वही जमा करेंगे रेवेन्यू। द सिस्टम इंक्लूडेड द बेटर एस्पेक्ट ऑफ अर्लियर 2 सिस्टम्स। इसका जो सिस्टम का प्रभाव पड़ा उन 2, यानी हमारे परमानेंट सेटलमेंट और रायतवारी सिस्टम से, ये कुछ अच्छा प्रॉफिटेबल था। चलिए, आई होप्स आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, है ना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू पॉलिसी एंड अदर इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या प्रभाव पड़ा। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। नेट में हम लोग फार्मर सफरिंग पढ़ते हैं। द इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस बाय द इंग्लिश ब्रॉड इन वेरियस चेंजेस इन विलेज। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा किसके ऊपर, गाँव के ऊपर। देयर कल्चर्स एंड एंटायर इकोनॉमिक सेंस, यानी उनके कल्चर्स के ऊपर और उनके पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। चलिए, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द फार्मर सफरिंग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।